नमस्कार। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के द्वारा जारी किए गए एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 के विषय में। इस रिपोर्ट को जारी किया गया भारत के संदर्भ में। इसमें क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में वैश्विक दृष्टिकोण से कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, इन सभी को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 की अगर बात करें तो खबर में ये क्यों है? खबर में इसलिए है क्योंकि इस रिपोर्ट में, जो कि 2025 की रिपोर्ट है, इसमें जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो भारत है, भारत जो है ग्रीन हाउस गैस यानी कि GHG के उत्सर्जन में यहां पर अगर देखा जाए तो उसमें वृद्धि हुई है। और यह वृद्धि ऐसी वैसी नहीं है। यह वृद्धि अगर देखा जाए तो प्रतिशत के लिहाज से अगर आप कहेंगे तो पूरे विश्व में दूसरे पायदान पर है। यानी इंडोनेशिया के बाद भारत प्रतिशत के लिहाज से दूसरे स्थान पर है। और 2023-24 के आंकड़े के आधार पर यह कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसमें जो वृद्धि है वो कितनी है, तो 165 मिलियन टन CO2 के इक्वल, यानी कि 1655 जो है मिलियन टन इक्वल किसके है, EQ किसके है, ये CO2 के। ये EQ CO2 इसलिए लिखा जाता है कि जो डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उसके लिए एक विभिन्न GHG को एक मानक के तौर पर CO2 के एमिशन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए 30 सितंबर 2025 को नेट डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रस्तुत करना था भारत को, तो भारत ने भी उसको प्रस्तुत भी नहीं किया, NDC को प्रस्तुत नहीं किया। अब इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आलोचना होने का एक भय भी है। और इसके अन्य पक्ष क्या हैं, तो इन सारे पक्षों को हम समझेंगे, साथ साथ विश्व के अन्य देशों की क्या स्थिति है उसको भी समझेंगे। अब 165 मिलियन टन जो है वो भारत के माध्यम से जो एमिशन हो रहा है, वो उत्सर्जन में जो वृद्धि है वो दर्शा रहा है कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर क्या इसका असर पड़ेगा, तो इस बात को हम समझते हैं। जब विस्तार से समझेंगे तो सारे पहलू आपके सामने आएंगे। अब देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको बता दें पहले तो ग्रीन हाउस गैसें क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी की सतह से जब वो टकरा के उसकी उष्मा ऊपर उठती है, जब पृथ्वी की सतह से कोई भी उष्मा ऊपर उठेगी तो उस उष्मा को रोकने का काम करती हैं ग्रीन हाउस गैसें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मेथेन हो गई, तो ये सारी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जो पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा को जब ये रोकेंगी ग्रीन हाउस गैसें, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, वैश्विक तापमान बढ़ेगा। अब इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो कम से कम हो तो पूरी पृथ्वी के लिए बेहतर होगा, वैश्विक तापमान के लिए बेहतर होगा कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत NDC फैक्टर आया था। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, तो आप जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट जो है वो क्या है, वो जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो था उसी के तहत विशिष्ट रूप से बाध्यकारी एक समझौता है। कैसा है समझौता, तो ये विशिष्ट रूप से बाध्यकारी समझौता है, याद रखिएगा, विशिष्ट रूप से बाध्यकारी। अब देखिए ये समझौता जो है ये कब हुआ था, तो जब आपको पता है कि COP21 जो हुआ था पेरिस में हुआ था, ठीक है ना। अब यहीं पर पेरिस में ही जब COP21 हुआ तो यहीं पर ये टारगेट सेट किया गया। क्या सेट किया गया कि जो इसको पहले तो अंगीकार का वर्ष याद रखिएगा कि इसको 2015 में अंगीकृत किया गया। जो 165 इसके सदस्य देश थे उस टाइम, वहां पर इसको दिसंबर 2015 में इसको क्या किए, इस पर साइन किए। इस समझौते पे जो विशिष्ट रूप से बाध्यकारी समझौता था इस पर साइन किए, यानी कि UNFCCC जो था उसके तहत ये विशिष्ट रूप से बाध्यकारी एक समझौता है जिस पर कि COP21 के दौरान जो पेरिस में हुआ था 2015 में हुआ था, उसी के दौरान 12 दिसंबर 2015 को इसको अंगीकृत किया गया, इस पर साइन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान है यानी कि नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है उसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था। यानी NDC का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो NDC का कॉन्सेप्ट आया पेरिस एग्रीमेंट के टाइम से ही। और इस पर साइन तो हो गया था दिसंबर 2015 में ही, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट जो लागू हुआ वो हुआ 4 नवंबर 2016 को। तो याद रखिएगा लागू कब हुआ, 4 नवंबर 2016 से ये लागू हुआ था। इसी के तहत जो कॉन्सेप्ट आया कि हर देश, NDC का कॉन्सेप्ट यहीं से आया कि हर देश अपना एक डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसको कंट्रोल करने के लिए हर देश अपना एक लक्ष्य बनाएगा, एक टारगेट बनाएगा और उसी के हिसाब से इसके शमन में योगदान देगा कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो। अब यहां पर 2020 में पहली बार NDC प्रस्तुत भी किया गया। अब इसी NDC को 30 सितंबर 2025 को प्रस्तुत करना था, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को, जो कि भारत ने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। अब ये तो मामला है पेरिस एग्रीमेंट से NDC फैक्टर, आप समझ गए। अब इस रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट्स को सबसे पहले देखते हैं, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट की अगर बात करें तो 5 वर्ष में NDC को हमेशा
सौंपना होता है, यानी 5 वर्ष की एक अवधि दी जाती है, 5 वर्ष में इसको अपडेट किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति जो हर देश अपनी कटौती को तय करता है, उसको उसने अपने देश में अनुकूलन को लेकर, एडाप्टेशन को लेकर क्या प्रतिबद्धताएं अपनी तय की हैं, उसकी रिपोर्ट को 5 वर्ष बाद हर देश सौंपेगा। लेकिन 2025 में अगर आप देखेंगे तो केवल 1/3 देशों ने ही एनडीसी जमा किया, यानी कि 1/3 देशों ने ही 2025 में क्या किया, एनडीसी को जमा किया। इसका मतलब यह हुआ कि जिन अन्य देशों को 1/3 देश ही जमा किए, अन्य देश, और ये वैश्विक उत्सर्जन का 63% ही कवर करता है, यानी बाकी जो है जिन देशों को एनडीसी अपना जमा करना था उन्होंने नहीं किया। अगर इस रिपोर्ट को देखें, रिपोर्ट कहती है, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भारत अगर चूक गया तो भारत की जो प्रतिबद्धता है अब उस पर सवाल उठना लाजमी है। एक पॉइंट तो ये है। अब वैश्विक तापन पथ, इसमें प्रमुख अगर रिपोर्ट की बात करें तो वैश्विक तापन पथ को लेकर एक बात कही जा रही है। बात क्या कही जा रही है? तो ये कही जा रही है कि एनडीसी, एक कंडीशन अगर होती कि एनडीसी पूरी तरह से लागू होता, हर देश अपना जो नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है अगर उसके हिसाब से चलता, तो वैश्विक तापन जो है वो कितना होता, तो 2.3 से लेकर कितना 2.5 डिग्री सेल्सियस तक ये वैश्विक तापन बढ़ता। आप जानते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में यह बात तय हुआ था कि पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में जो पृथ्वी का जो तापमान है उसको कोशिश किया जाएगा कि 2 डिग्री सेल्सियस तक उसको सीमित किया जाएगा, उसके तापमान की वृद्धि को, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, अब यहां पर जो स्थिति अभी वर्तमान चल रही थी एनडीसी पर, अगर हर देश पूरी तरह से लागू करता, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरी तरह से निभाता, तो 2.3 से 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती। लेकिन अभी मौजूदा समय में जो नेशनल पॉलिसीज चल रही हैं उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये रिपोर्ट कह रही है कि ये जो वृद्धि है ये 2.8 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। यानी कि वैश्विक तापमान का जो पथ है वो बहुत पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहा है। वर्तमान जो एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 है उसमें ये बात पहली कही जा रही है। दूसरा यह है कि G20 देशों का योगदान क्या है, चलिए इनको देख लेते हैं। तो G20 देशों के योगदान में अगर आप देखेंगे, भारत का योगदान तो आपने देखा है कि भारत ने 165 जो मीट्रिक टन है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया, विश्व में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की भारत ने, तो भारत को यहां पर आलोचना जरूर झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर G20 देशों के योगदान को अगर आप देखिए तो G20 देशों में क्या हुआ, G20 देशों में आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन को अगर छोड़ दिया जाए तो G20 देशों ने लगभग 22 मीट्रिक टन जो है वो वृद्धि दर्ज की। यानी कि 22 मीट्रिक टन जो वृद्धि दर्ज की गई है वो किसके द्वारा, G20 देशों का योगदान है। अब इसमें यूरोपियन यूनियन ही एकमात्र ऐसा है जिसने अपने, केवल यूरोपियन यूनियन ने ही अपने उत्सर्जन को घटाया है, जीएचजी गैस जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाया है। तो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दें तो G20 की भी स्थिति पॉजिटिव संकेत नहीं दे रही है। अब भारत की स्थिति के एक अन्य पहलू से भी इसको देखा जा सकता है। भारत के तरफ से अगर आप देखेंगे तो भारत का यह कहना है कि ठीक है, हमने जो वृद्धि दर्ज की वो विश्व में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन देखा जाए, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क्या होता है, यानी कि जितना एमिशन किया गया टोटल इंडिया के द्वारा, टोटल जो एमिशन है उस टोटल एमिशन के में आप क्या करेंगे, भारत की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी टोटली नंबर ऑफ यहां के जो लोग हैं उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, भारत की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की स्थिति क्या है वो निकल कर आ जाएगी। तो भारत ये कहता है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की स्थिति अभी भी जो अर्थव्यवस्थाएं, जो बेहतर अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं उसमें हमारी बहुत कम है। तो इस लिहाज से हम अगर जो हमारे पर आरोप लगा रहा है कि निस्संदेह हमारी वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की गई है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को देखा जाए ग्रीन हाउस गैसों के तो बहुत कम है। तो भारत के लिए अब यहां पर देखिए दो तरह की स्थिति बनी हुई है। एक तो यह स्थिति बनी हुई कि भारत के पास एक नैतिक बल है। नैतिक बल यह है कि भाई प्रति व्यक्ति उत्सर्जन तो हमारा कम है, और दूसरा एक आलोचना भी झेलना पड़ रहा है। यानी एक तरफ नैतिक बल है भारत के पास, नैतिक बल किस लिए है, क्योंकि यहां पर जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो कम है, और दूसरी आलोचना इसलिए झेलनी पड़ रही है क्योंकि भारत ने जो टोटल ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में वृद्धि दर्ज की है वो विश्व में सर्वाधिक है। तो भारत इस ऐसी सिचुएशन पर खड़ा है। लेकिन भारत ये कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है हमारी खराब निसंदेह हो रही है, लेकिन उसके पीछे भारत उसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है। भारत ये कह रहा है कि अगर विकसित देशों से आप तुलना करें तो विकसित देश ऐतिहासिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार करते रहे हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो, अगर हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करें, यानी कि जो विकसित देश अपने विकास के रास्ते को तय कर चुके हैं, विकास के अपने मंजिल को प्राप्त कर चुके हैं, और एक देश ऐसा है जो कि विकास की राह में है, तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकी। आपने पहले ही ढेर सारी चीजों को
बना लिया है, विकसित कर लिया है और अब अभी हम बनाने के राह में हैं, तो दोनों को एक समान प्लेटफॉर्म पर रख के नहीं देखा जा सकता है। तो क्लाइमेट जस्टिस की बात भारत जैसे विकासशील देश कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों ने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है और अभी जो देश विकास के पथ में है उनको भी इसमें उत्सर्जन के लिए एकाएक रोक देना कहीं ना कहीं उनके विकास को बाधा पहुंचाएगा। इसीलिए भारत बार बार प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की बात यहां पर कहता है और इसी चीज को लेकर भारत अपने पक्ष को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, अगर वैश्विक रूप से अगर देखें तो किस देश ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अभी सबसे ज्यादा कर रहा है, तो अभी भी देखेंगे आप तो पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर अभी भी सबसे ज्यादा एमिशन किसके द्वारा किया जा रहा है, चीन के द्वारा। दूसरे नंबर पर किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। दूसरे नंबर पर किसके द्वारा किया जा रहा है, अमेरिका के द्वारा। तो चीन पहले पर है, अमेरिका अभी भी दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे पायदान पर है। यानी कि भारत ये कह रहा है कि अभी भी हम तीसरे पायदान पर हैं टोटल एमिशन के हिसाब से देखें तो भारत का ये पक्ष है। साथ ही साथ भारत ये भी कह रहा है कि जो विकसित देश हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त की जो कमी होती है, उस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त यानी जो फाइनेंस करना है उसकी कमी नहीं होने देनी चाहिए। बार बार भारत इस बात पर जोर दे रहा है और अभी COP30 जो बेर्लिन में आयोजित होने वाला है वहां पर भी इस बात को प्रमुखता से दोहराए जाने की बात कही जा रही है कि अभी तक जिस बात की आवश्यकता केवल अभी जिस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी, वास्तव में वो संभावना नहीं, उसकी आवश्यकता है। तो क्लाइमेट फाइनेंस पर भी बात मजबूती से की जा रही है। अब रिपोर्ट की वैज्ञानिकता क्या है, तो इसमें 40 के लगभग वैज्ञानिकों का योगदान है और 21 संस्थान मिलकर इसको जारी किए हैं। इस रिपोर्ट का मुख्य पॉइंट ये था। अब सवाल उठता है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, भारत का एक तो जो भौगोलिक अगर देखें तो भौगोलिक रूप से भारत की जो समुद्र तट रेखा है वो काफी विस्तृत है। तो समुद्र अगर वैश्विक तापमान बढ़ेगा तो भारत पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि समुद्री तट रेखा भारत की ज्यादा है। तो भारत भौगोलिक रूप से तो प्रभावित होगा, क्योंकि सामाजिक संवेदनशीलता भी भारत में है। भारत की जनसंख्या आप जानते हैं बहुत है, तो सामाजिक रूप से भी उसका असर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दिखाई देगा। कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, मानसून की गति अगर बदलती है, मानसून पर इफेक्ट पड़ता है तो कहीं ना कहीं कृषि पर दबाव पड़ेगा और कृषि पर दबाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं भारत की जो विकास की गति है उस पर भी प्रभाव देखा जा सकता है और विकास जलवायु लक्ष्य जो भारत का है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। आर्थिक जोखिम भी होंगे इन चीजों पर दबाव पड़ने से। जो आर्थिक जोखिम है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब किसी भी देश में आपदाएं आती हैं, जो ऐसा आपदाओं के प्रति संवेदनशील देश है, तो वो देश उस पर जो खर्च करेगा वो कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव डालने का काम करेगा। अंतरराष्ट्रीय दबाव भी जरूर भारत के ऊपर है, क्योंकि भारत इस दिशा में अग्रणी के रूप में जाना जाता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा हो गई या तमाम ऐसे फील्ड हो गए जिसमें भारत बढ़ चढ़ कर अपनी बात रखता है, तो कहीं ना कहीं इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव जरूर बढ़ेगा। अब इसके लिए आगे की राह क्या हो सकती है, इस पर विचार करना जरूरी है। तो देखिए, ये तो सारी चीजें हो गई। इसके अलावा कृषि जो मृदा होती है, कृषि मृदा से मीथेन जो है, मीथेन में भारत को कटौती करनी होगी, क्योंकि ये कुछ उपाय हैं, ये प्रभाव हैं। उसके उपाय क्या हो सकते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करना होगा और कृषि अपशिष्ट विशेष तौर पर जो बायोगैस होते हैं उनके लिए भारत ज्यादा से ज्यादा अब सोचे। चावल की खेती में जल प्रबंधन को बेहतर करे। कार्बन सिंक बढ़ाने पर हम ज्यादा से ज्यादा जोर दें। यानी कि कार्बन सिंक का मतलब क्या हुआ? कार्बन सिंक का मतलब हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें? वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण ज्यादा करें। वृक्ष जितने ज्यादा होंगे कार्बन सिंक के रूप में वो काम करेंगे। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि वित्त अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी, भारत जैसे देशों के लिए ग्रांट ज्यादा दिए जाएं, जो कि विकसित देश पर यह जिम्मेदारी बनती है। उनको कंसेशनल लोन दिए जाएं, उनको ग्रीन बॉन्ड जैसी योजनाओं से लाभान्वित हों। विकसित देशों के द्वारा जो तकनीकी हस्तांतरण है उसको किया जाए। इसके अलावा कोयले से बिजली उत्पादन को क्रमिक रूप से कम किया जाए। परिवहन का जो विद्युतीकरण हो रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा विस्तारित किया जाए। औद्योगिक नीतियां जो हों वो ऊर्जा दक्षता की तरफ बढ़ें, यानी कि जो ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो जितना अपने यहाँ ऊर्जा की दक्षता को बेहतर करेगा उसको उस तरह से सुविधाएं दी जाए, तो पॉलिसी इसको कंट्रोल कर सकती है। साथ ही साथ प्रोसेस एमिशन कंट्रोल को करके ये कुछ उपाय हैं जिससे कि आगे भारत इस दिशा में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो कि आपको बताई गई, रिपोर्ट में कही गई हैं। अब इस रिपोर्ट की प्रमुख बातों में भारत का अपना पक्ष है। भारत एक नैतिक बल और आलोचना दोनों के डायलेमा में खड़ा है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कि विकसित देश को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए या विकासशील देशों पर नकेल कसनी चाहिए? कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। यूएनईपी रिपोर्ट में वैश्विक तापमान वृद्धि की संभावित दर कितनी बताई गई है? विकल्प आपके सामने है। 1.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 2.8 डिग्री सेल्सियस या 3.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।